हेलो क्लास। आज अपने स्टार्ट करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत बेसिकली एक ऐसी थ्योरी है जो अपने ज्यादातर काम में लेते हैं सदिश के। ठीक है, यानी जो भी सदिश राशियां हो, ठीक है, कोई सी भी सदिश राशि, चाहे अपने बल की बात करें, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल, कैसा भी, ठीक है, यानी कोई भी अगर सदिश राशि है तो सदिश राशि को किस प्रकार से जोड़ना है, वो कैसे जुड़ेगी, उसके लिए एक सिद्धांत आता है जिसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, यानी अध्यारोपण के सिद्धांत के अंदर अपने को सीधी सी बात करनी है किसी भी सदिश राशि को जोड़ने के लिए। ठीक है, अब अपने को एक चीज अच्छे तरीके से पता है कि अगर कहीं पे कोई सदिश राशि है तो सदिश राशि को जोड़ना है या घटाना है, ये चीज निर्भर करती है हमेशा उसकी दिशा पर। ठीक है, जैसे मान लो कि ये कोई वस्तु है, जैसे ए, इसके ऊपर इधर अगर 5 न्यूटन बल लगाया जा रहा है और इधर अगर 4 न्यूटन बल लगाया जा रहा है, तो इस पे लगने वाले परिणामी बल का मान, परिणामी बल के लिए 5 और 4 को जोड़ेंगे नहीं, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 न्यूटन अगर इस तरफ है तो 4 न्यूटन की दिशा उसके बिल्कुल क्या है, विपरीत। इसलिए अगर दो सदिश दिशा समान है तब तो उनको सामान्यतः जोड़ देते हैं। ठीक है, और अगर दो सदिशों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो घटा देते हैं। यानी अगर अपने कहीं पर भी सदिशों के जोड़ने या घटाने की बात करें तो ये सारी चीजें निर्भर करती है हमेशा उसकी दिशा पर। इसलिए सदिशों को जोड़ने या घटाने के लिए अपने काम में लेते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अब अध्यारोपण का सिद्धांत अपने को क्या बात कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत ये बात कहता है कि अगर कहीं पर अपने पास कोई आवेश है Q1, इस आवेश Q1 पर उसके पास में अलग अलग आवेश जो रखे हुए हैं Q2, Q3, Q4, Q5, बहुत सारे आवेश। ठीक है, यानी Qn तक है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में अपने ये बात करते हैं कि अगर कहीं पे कोई आवेश है Q1 और उसके आसपास निकाय के अंदर बहुत सारे आवेश हैं, जैसे Q2, Q3, Q5, जितने भी, ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो Q1 आवेश है उस पर 2 नंबर बल लगा सकते हैं। यानी Q1 पर बल कौन लगा सकता है? Q2, चाहे वो आकर्षण लगाए या प्रतिकर्षण, वो अलग बात है। उसी तरीके से 1 नंबर पर जो है वो 3 नंबर भी बल लगा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से 1 नंबर पर 4 नंबर भी बल लगा सकता है। यानी एक ही आवेश पर सारे अपना अलग अलग बल लगाएंगे। इसलिए अध्यारोपण का सिद्धांत ये बात कहता है कि किसी एक आवेश पर अन्य सभी भिन्न भिन्न आवेशों के कारण लगने वाले बल अगर ये हैं F12, F13, F14, F15, जो भी है सबके कारण, ठीक है, तो उस आवेश पर लगने वाले कुल या परिणामी बल का मान उन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के परिणाम, बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी अगर मेरे को 1 नंबर पर कुल बल देखना है तो उस 1 नंबर पर कुल बल के लिए मेरे को 1 नंबर पर किसके कारण बल है? 2 के कारण। 1 नंबर पर बल किसके कारण? 3 के कारण। इसी तरीके से 1 नंबर पर बल किसके कारण है? 4 के कारण। और इसी तरह 1 नंबर पर बल किसके कारण है? 5। और इसी तरह 1 नंबर पर बल किसके कारण है? n के कारण। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले जो बल है, जैसे F12 मतलब 1 नंबर पर 2 के कारण लगने वाला बल, ठीक है, अलग अलग आवेशों के कारण जो बल है उनका योग करना है, लेकिन सामान्य योग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बल है वो कैसी राशि है? सदिश। इसलिए उनका योग, लेकिन कौन सा योग है? सदिश योग। इसे बोलते हैं उसके अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, यानी अध्यारोपण के सिद्धांत के अंदर अपने को सिंपल सी बात ध्यान रखनी है भी किसी भी बिंदु पर या किसी भी बिंदु आवेश पर लगने वाले कुल परिणामी बल का मान वहां उपस्थित अलग अलग बिंदुओं के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी अगर 1 नंबर पर बल देखना है तो 1 नंबर पर सभी के कारण बल निकालो, लेकिन उनका सामान्य योग नहीं करना, उनका योग करना है सदिश योग।
ठीक है, ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अगर एक नंबर पर बल देखना है तो एक नंबर के पर सब अलग अलग निकाय विकर्ण बल और उनका कौन सा योग करना है, सदिश योग। ठीक है, यानी अगर किसी निकाय में अलग अलग आवेश उपस्थित हैं तो उन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। ठीक है, तो ये तो बोलेंगे उसके अध्यारोपण का सिद्धांत। इसलिए अगर मैं इसको ऐसे लिखना पसंद करूं, मेरे को एक नंबर पर कुल बल देखना था, ये बात कहता है निकाय के अंदर कुल बल का मान एक नंबर पर 2 के कारण लगने वाला बल, एक नंबर पर 3 के कारण लगने वाला बल, एक नंबर पर 4 के कारण लगने वाला बल, एक नंबर पर 5 के कारण लगने वाला बल, इसी तरीके से एक नंबर पर n के कारण लगने वाला बल। लेकिन इनका सामान्य योग नहीं किया जाना, इनका हमेशा किया जाएगा सदिश योग। क्यों? क्योंकि बल कैसी राशि है, सदिश। ठीक है, तो उनका सदिश योग किया जाएगा। अब अपने बात की थी F इक्वल टू कूलाम का नियम ये बात कहता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है, और ये अपने ये लिखा था F12 यानी एक नंबर पर 2 के कारण लगने वाला बल। तो जो आगे संख्या है एक नंबर पर 2 के कारण लगने वाला बल, वही संख्या यहाँ है 12, और यहाँ पे लिखा था आपने R12। जब आपने बात की थी सदिश की, तो सदिश के लिए यहाँ पे आया था R12 की घात कितना 3 और गुणा में R सदिश। ठीक है, यानी अपने जो भी दिशा थी उसको इसके आधार पे देख रहे थे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे अगर F12 की बात करूं तो F12 को लिख सकता हूं के Q1 Q2 बटे R12 का घात 3, क्योंकि मेरे को काम में लेना है सदिश योग। ठीक है, और गुणा में आएगा R12 सदिश। ठीक है, इसी तरह अगर F13 की बात करूं तो इसको लिख सकता हूं के Q1 Q3 R13 का घात 3। ठीक है, और गुणा में R13 सदिश। इसी तरह के Q1 Q4 R14 का घात 3 और R14 सदिश। इसी तरीके से लास्ट में आएगा अपने पास के Q1 QN R1N का घात 3 और गुणा में R1N सदिश। ठीक है, यानी अगर इसको सदिश रूप में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं। तो इसके अंदर अगर अपने एक चीज देखें तो K और Q1 सब में आ रहा है, यानी इसके लिए मैं K Q1 को अलग नहीं काट सकता। K Q1 को अलग नहीं काटूं, ये बच गया Q2 बटे R12 का घात 3। ठीक है, और गुणा में R12 सदिश, प्लस में ये बच गया Q3 अपॉन R13 का घात 3 और गुणा में R13 सदिश, प्लस में इसी तरह ये बचेगा Q4, तो Q4 अपॉन में R14 का घात 3 और गुणा में R14 सदिश। इसी तरीके से सबसे लास्ट में बचेगा अपने पास Qn R1n का घात 3 और R1n सदिश। ठीक है, तो अगर ये चीज कॉमन देखो तो इसमें अपने को एक चीज पता है, यहाँ पे अपने जो भी चीजें हैं वो आपस में जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर अध्यारोपण का सिद्धांत कहीं पे लगाना है तो अध्यारोपण के सिद्धांत के लिए सब बलों को जोड़ दो, लेकिन उनको जोड़ो दिशा के साथ। ठीक है, यानी हमेशा उनका कौन सा योग किया जाएगा, सदिश योग। ठीक है, तो अगर इसको मैं समेशन के रूप में लिखाऊं तो ये लिख सकता हूं कि जो दूसरा आवेश है वो काम में लिया जा रहा है और उसके नीचे उसके बिंदु से उसकी दूरी की घात कितनी काम में ली जा रही है, 3। ठीक है, तो इस तरीके से अपने इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब जहां कहीं भी कोई सदिश राशि आती है तो उसमें हमेशा ही अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना होगी। ठीक है, अब यहां पे बात करेंगे अपने विद्युत क्षेत्र की। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है जैसे कोई सा भी एक आवेश है Q1, वो चाहे प्लस माइनस कैसा भी, तो अगर कोई आवेश Q1 है और उसके समीप में कोई दूसरा आवेश लेके आ रहा हूं जैसे Q2, ठीक है, ये इसके पास में कहीं भी है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है ये जो Q1 है वो अपने चारों ओर एक ऐसे विशेष यानी इतना एरिया कवर करेगा, इतना क्षेत्रफल कवर करेगा अपना, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा आवेश, भले वो Q2 है, ठीक है, तो अगर कोई दूसरा आवेश अंदर प्रवेश करे तो उस दूसरे आवेश पर वह कुछ ना कुछ बल लगाएगा, यानी चाहे वो आकर्षण लगाए चाहे प्रतिकर्षण। ठीक है, इसलिए क्षेत्र का मतलब ये होता है कि Q1 आवेश जो है उसके चारों ओर एक विशेष प्रकार का क्षेत्रफल
जहां तक वह किसी भी दूसरे आवेश पर कोई ना कोई बल आरोपित कर सके। यानी अगर Q1 है, जैसे अगर अपने बात करें जैसे Q1 है, अगर उसका क्षेत्र यहां तक है तो यहां तक क्षेत्र होने का मतलब ये है अगर Q2 आवेश यहां पे आएगा तब Q1 Q2 पर बल लगाएगा। लेकिन अगर Q1 आवेश यहां पर है, Q2 आवेश यहां पर है, तो इसका मतलब है कि Q2 है वो उसके क्षेत्र से किधर है, बाहर, तो Q2 पर Q1 कोई बल नहीं लगाएगा। इसलिए कहते हैं जहां विद्युत क्षेत्र का मतलब ये है भी किसी भी आवेश के चारों ओर बना ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर कोई भी अन्य आवेश प्रवेश करने पर हमेशा क्या अनुभव करता है, बल अनुभव करता है। ठीक है, चाहे वो आकर्षण बल अनुभव करे चाहे प्रतिकर्षण, यानी किसी आवेश के चारों ओर बना ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश प्रवेश करने पर बल अनुभव करे। यानी सीधी सी बात है, विद्युत क्षेत्र का मतलब है जहां तक ऐसा क्षेत्र जहां तक वो दूसरे पर बल लगा सके। जैसे अगर बात करें Q1 की और दूसरे आवेश की बात करें Q2 की, तो मैंने देख लिया भी क्षेत्र की बात करनी अगर 1 नंबर की, तो यानी बल किस पे देखना पड़ेगा, 2 नंबर। ठीक है, यानी अगर मैं 2 पर 1 के कारण बल देखूं तो उसको लिख सकता हूं मैं K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। अब अगर कहें भी विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का मतलब है जहां तक ऐसा क्षेत्र जहां तक वह जो आवेश है वो किसी भी अन्य आवेश पर बल लगा सके। ठीक है, तो अगर वह अन्य आवेश पर बल लगा सके तो बल लगा सके वहां तक विद्युत क्षेत्र, और जहां पर बल लगाना बंद कर दे इसका मतलब वो विद्युत क्षेत्र से किधर आ गया, बाहर। तो अगर मैं ये कहूं भी Q2 है वो Q1 के विद्युत क्षेत्र से बाहर है, अगर Q2 Q1 के विद्युत क्षेत्र से बाहर है तो इसका मतलब ये है भी उस पे लगने वाले बल का मान कितना होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है किसी आवेश के चारों ओर बना ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर अगर कोई दूसरा आवेश प्रवेश करे तो उस दूसरे आवेश पर कोई ना कोई बल आरोपित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई ना कोई बल आरोपित हो रहा है तो उसको अगर मैं ये कहूं भी ये जो आवेश है वो विद्युत क्षेत्र से बाहर है, इसका मतलब उस पे कुल बल का मान कितना होना चाहिए, 0। तो अगर मैं देखूं भी मेरे को इसकी क्षेत्र की लिमिट ज्ञात करनी है जहां तक वह Q2 पर क्या लगा सके, बल। तो अगर मैं ये कह दूं कि Q2 जो आवेश है वो Q1 के विद्युत क्षेत्र से किधर है, बाहर, तो अगर Q2 आवेश Q1 के विद्युत क्षेत्र से बाहर है तो इसका मतलब F जो 2 पर 1 के कारण लगने वाला बल है वो कितना होना चाहिए, 0। अब अगर F21 को 0 करना है तो इसका मतलब 0 होना चाहिए K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो ये राशि 0 कब संभव है, K का मान नियतांक होता है 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, यानी ये तो 0 हो नहीं सकता। Q1 और Q2 आवेश के मान है तो वो भी 0 नहीं है। तो अगर इस राशि को 0 करना है तो इस राशि को 0 करने के लिए मेरे को R को कितना करना पड़ेगा, 0 या अनंत, R को करना पड़ेगा अनंत, क्योंकि किसी राशि को, किसी संख्या को अगर अनंत से भाग किया जाए तो वह किसके बराबर होती है, 0 के। इसका मतलब ये है भी अगर मैं F21 को 0 करूं तो इसका मतलब 1 और 2 के मध्य की दूरी क्या होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए लिखा जाता है कोई भी आवेश है वो अनंत दूरी तक किसी भी दूसरे आवेश पर बल आरोपित कर सकता है। इसका मतलब ये है भी ये जो आवेश है उसका विद्युत क्षेत्र अनंत तक उपस्थित होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का बेसिक मीनिंग किसी भी आवेश के चारों ओर बना ऐसा क्षेत्र या ऐसा एरिया जिसके अंदर वह किसी भी दूसरे आवेश पर क्या आरोपित कर सकता है, बल आरोपित कर सकता है। ठीक है, और इस विद्युत क्षेत्र की लिमिट अनंत तक होती है, यानी यह जो विद्युत क्षेत्र है वह किसी भी दूसरे आवेश को अनंत दूरी तक प्रभावित कर सकता है। ठीक है, भले ही बल का मान कितना भी हो लेकिन वो अनंत दूरी को उसको प्रभावित कर सकता है। अब किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए, कोई सा भी आवेश है उसके विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए अपने विशेष प्रकार की काल्पनिक रेखाएं काम में लेते हैं, जिन्हें बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यानी किसी भी आवेश के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए अपने काम में ली जाती है काल्पनिक रेखाएं, जिन्हें बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब इन रेखाओं को दिखाना है, ठीक है, इन रेखाओं को दिखाएंगे कैसे, अगर आवेश प्लस का है और अगर आवेश है माइनस का
तो इनकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे दर्शाते हैं? जैसे अगर कोई भी परमाणु है, उस परमाणु पे मैंने कह दिया भी आवेश कैसा है, धनात्मक, तो किसी भी परमाणु पर धनात्मक आवेश तब आता है जब वह परमाणु किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का क्या करे, उत्सर्जन करे। और किसी भी परमाणु पर ऋणावेश तब आता है जब वह परमाणु किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ग्रहण। यानी किसी भी वस्तु पर अगर मेरे को आवेश लेके आना है तो धनात्मक तो तब आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागे, और ऋणावेश तब आएगा जब वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। इसका मतलब ये है भी अगर मैं धनावेश के लिए बात करूं तो धनावेश के तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से बाहर निकलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को इस परमाणु से बाहर। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा दिखाऊं तो गति की दिशा उससे बाहर होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए अपने धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा हमेशा दिखाते हैं बाहर की ओर, यानी धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा किस ओर निकलेगी, बाहर की ओर, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपने बात करें ऋणावेश की, तो ऋणावेश तब आता है जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ग्रहण करे। यानी अगर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ग्रहण करने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी उसके अंदर आने की, ठीक है। इसलिए उसके अंदर एरो दिखाएंगे अंदर की तरफ, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का सबसे पहला गुण ये होता है भी ये धनावेश से तो प्रारंभ होती है, ठीक है, और खत्म ऋणावेश पे हो सकती है, या फिर ये मान सकते हैं भी कहां पे खत्म हो सकती है, अनंत पर, ठीक है। लेकिन प्रारंभ हमेशा किससे, धनावेश से। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण बहुत बार पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है। यानी अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों की बात करें तो पहला गुण होता है ये रेखाएं धनावेश से तो बाहर की ओर निकलती है और ऋणावेश के अंदर की ओर प्रवेश करती है, या फिर अनंत पर जाके समाप्त होती है। दूसरा गुण इसका ये होता है भी ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं अगर जैसे अगर मैं बात करूं Q1 है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं अगर अपनी बात करें तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समीप होती है, यानी जैसे अगर मैं लिखूं ये है कोई विद्युत क्षेत्र रेखा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य की दूरी कम है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य दूरी थोड़ी ज्यादा, और इन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य दूरी सबसे ज्यादा है। तो अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एकदम समीप हो, एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास में हो, तो उस स्थिति का मतलब ये होता है भी वहां उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे इनके मध्य की दूरी ज्यादा है तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र वहां पे थोड़ा क्या है, कमजोर है, यानी वो दूसरे को कम बल से आकर्षित कर रहा है या फिर कम बल से प्रतिकर्षित कर रहा है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत ज्यादा दूर है तो इसका मतलब वहां पे विद्युत क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा कमजोर। इसलिए जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही विद्युत क्षेत्र कमजोर होता जाता है। इसका मतलब है भी जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर, उन बिंदुओं पर जो आवेश है वो दूसरी चीजों पर बल भी क्या लगाएगा, कम लगाएगा, और जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं समीप वहां पे बल भी क्या लगाएगा, ज्यादा। इसलिए जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट होती है उन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक, और जिन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है उन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कम। और अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर चले, ठीक है, एक दूसरे क्या हो, समांतर, यानी उनके मध्य की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो उस स्थिति के अंदर विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी वो एक समान विद्युत क्षेत्र को क्या करेगी, दर्शाए, ठीक है। दो गुण। तीसरा गुण ये होता है कि कोई भी अगर जैसे मान लो क्या यहाँ पे कोई प्लस ए है, जो भी आवेश है, इस पे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची जाती है वो हमेशा ही उस सतह के लंबवत होती है, ठीक है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा किसी भी आवेश की सतह के लंबवत खींची जाती है, यानी जिस समय अपने सतह से विद्युत क्षेत्र रेखा को बाहर की तरफ या माइनस अंदर की ओर दिखाएंगे तो उस बिंदु पर वह हमेशा सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90। आगे चाहे वो रेखाएं मुड़ जाए उसका झंझट नहीं,
ठीक है, लेकिन वो कभी भी हमेशा ही सतह के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगी, 90। तो उसका तीसरा गुण होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव आवेश की सतह के लंबवत होती है, यानी वह आवेश की सतह पर हमेशा ही 90 डिग्री के कोण का निर्माण करेगी। ठीक है, चौथा गुण इसका ये होता है भी मैंने कोई भी एक विद्युत क्षेत्र रेखा खींची, यानी प्लस है माइनस है, अगर मैं प्लस माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र दिखाऊं तो प्लस से तो रेखा आएगी बाहर और माइनस के अंदर क्या करेगी, प्रवेश, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे दिखा सकता हूं। इसी तरीके से यहां से लंबवत ऐसे निकलेगी, लेकिन ये मुड़ के इसकी सतह के भी क्या जाएगी, एकदम है लंबवत। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने ऐसे दर्शाते हैं। अब अगर प्लस माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो चौथा गुण होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो मैंने खींची गई है उस क्षेत्र रेखा का कोई सा भी एक बिंदु उठा लो, जो भी अपनी मर्जी, ये जैसे उस बिंदु है, जैसे मैंने मान लिया बिंदु P, तो किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी इस बिंदु पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो ये चीज दर्शाती है कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। ठीक है, यानी अगर किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह स्पर्श रेखा सदैव उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करेगी, दर्शाएगी। ठीक है, चौथा गुण अपने को ये ध्यान रखना, यानी स्पर्श किसी भी बिंदु आवेश, ठीक है, के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न हुई, उस क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा सदैव उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। अब अपने अगर बात करूं तो विद्युत क्षेत्र रेखा आपने बात की भी प्लस से तो निकलती है बाहर की ओर और माइनस के अंदर होती है खत्म, यानी प्लस से निकल के प्लस पे तो खत्म नहीं हो सकती, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे तो नहीं आ सकती। ठीक है, यानी प्लस से स्टार्ट हुई है प्लस पे ही खत्म हुई, तो ये तो गलत है। इसलिए ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो बंद लूप का निर्माण कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि प्लस से शुरू होकर वापस प्लस पे नहीं आ सकती। इसलिए पांचवा गुण इसका ध्यान रखना है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर अगर बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती, यानी जिस बिंदु से प्रारंभ होती है उसी बिंदु पर कभी भी समाप्त नहीं होती। ठीक है, यानी एक बिंदु से शुरू हुई तो उसी पे समाप्त नहीं होगी, वो हमेशा किस पे जाएगी, दूसरे पे। ठीक, आगे अगर बात करें इसका अगला गुण, तो अगले गुण का होता है जैसे एक के कारण ये क्षेत्र रेखा है, उसी आवेश के कारण दूसरी क्षेत्र रेखा अगर देखूं तो एक ही आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटे। ठीक है, यानी अगर कोई आवेश है एक प्लस का है, उसके कारण मैंने 10-12 विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची, तो वो जो 10 या 12 विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, वो एक दूसरे को नहीं काटेगी। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे को काटती है तो काटे गए बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं संभव है, एक तो ऊपर वाले ग्राफ के हिसाब से और एक नीचे वाले के हिसाब से, और दो स्पर्श रेखा होने का मतलब है दो विद्युत क्षेत्रों की दिशा। ठीक है, अब देखो आवेश एक ही है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र भी एक ही उत्पन्न होना है, लेकिन उसकी एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव है नहीं होती। इसलिए एक ही आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक वाले बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं संभव है, और दो स्पर्श रेखाएं संभव होने का मतलब दो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव है, जो कि कभी भी संभव है नहीं हो सकती। इसलिए ये ध्यान रखना है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो किसी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, तो आज अपने बात की अध्यारोपण के सिद्धांत की। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बात कहता है, किसी भी एक आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले कुल जो अलग अलग आवेशों के कारण जो लगने वाला बल है उनके सदिश योग के बराबर होता है। उसके बाद बात की अपने विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र किस चीज को दर्शाता है, विद्युत क्षेत्र दर्शाता है किसी भी आवेश के चारों ओर बना ऐसा क्षेत्र या ऐसा क्षेत्रफल जिसके अंदर अगर कोई दूसरा आवेश प्रवेश करे तो वह दूसरे आवेश को, जैसे दूसरा आवेश प्रवेश करे उस दूसरे आवेश पर वह हमेशा क्या आरोपित करेगा, बल या आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण। और विद्युत क्षेत्र है वो कहां तक हो सकता है, अनंत तक। ठीक है, क्यों, ठीक है। उसके बाद अपने बात की विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो अलग अलग अपने को रेखाएं काल्पनिक दर्शानी है जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र को दर्शा सके।
ये रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पे खत्म होती है या फिर अनंत पर खत्म हो सकती है। दूसरा आपने ये ध्यान रखना है, तो ये जो रेखाएं हैं वो हमेशा सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90, यानी सतह की हमेशा क्या होगी, लंब। उसके बाद ये कभी भी बद्ध लूप का निर्माण नहीं करती, यानी एक ही बिंदु से शुरू होकर पुनः उसी बिंदु पर समाप्त नहीं होती। उसके बाद ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उसके किसी भी बिंदु पर कोई भी एक स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि कटाव बिंदु पर कभी भी दो स्पर्श रेखाएं आएगी और दो स्पर्श रेखाएं आने का मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशाएं भी कितनी आएगी, दो, जो कि संभव है